वास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महिला संगठन द्वारा शुरू की गई संस्था संवेदना के अंतर्गत आज का हमारा विषय कार्यस्थल पर महिला एवं किशोर उम्र की बेटियों का यौन उत्पीड़न आज के समय का बहुत ही संवेदनशील विषय है, जिसका कहीं ना कहीं महिलाएं और हमारी बेटियां सामना कर रही हैं और संकोच की वजह से खुलकर सामने आकर नहीं बता पाती हैं। इसलिए संवेदना के मंच पर आज हमने श्रीमती अर्चना शास्त्री जी को आमंत्रित किया है। उनका सूक्ष्म परिचय यह है कि वो सभी विधाओं में पारंगत हैं और माँ शारदा की उन पर असीम अनुकंपा है। बहुत अच्छी स्ट्रेस मैनेजमेंट गुरु, मेंटोर और गाइड हैं। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आदरणीय दीदी हमारे बीच आज उपस्थित हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन दीदी। स्वागत भाषण के लिए मैं अखिल भारतीय नारमदीय महिला संगठन अध्यक्ष श्रीमती सरिता पारे जी को आमंत्रित करती हूँ। दीदी आपका स्वागत है। नर्मदे हर। अर्चना जी जो संवेदना की अध्यक्ष हैं और इसके पहले वो काफ़ी अपनी फील्ड में जाने मानी हस्ती हैं, मैरिज काउंसलर भी हैं और बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह भी का उनका क्षेत्र है। और हमें खुशी है कि हमारे साथ में वो जुड़ी है। बहुत समय से हम चाहते थे कि हम इन चीज़ों पे हमारी महिलाओं के लिए और हमारे बच्चों के लिए काम करें, लेकिन दूरी की वजह से हम लोग शायद नहीं कर पा रहे थे। पर ऑनलाइन अगर करते हैं तो ये काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और सुविधाजनक भी है। तो आज मुझे लगता है कि माँ नर्मदा की कृपा से हम आज वो दिन लेकर आ पाए हैं कि जब हम ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि जबकि जो कि हम करते भी नहीं, ना घर पे कर पाते। इस वाले मुद्दे, ये वाली जो बात है वो ऐसी है कि जो पीड़ित होता है वो भी नहीं बात कर पाता और जो हेल्प करने वाले रहते हैं वो भी बात नहीं कर पाता। तो ऐसे मुद्दे को आज लेकर आने की हिम्मत आज महिला संगठन ने की है, तो उसके लिए मैं सभी बहनों का बहुत दिल से शुक्रिया करूंगी। और हम लोग इस मामले में कुछ कर पाएंगे अगर, तो वो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ें बहुत आसान नहीं है। आज हम लोग 2 घंटे का 1 घंटे का समय लेके निकाल के बैठे हैं, फिर भी हम उतना मतलब जो चाहते हैं कि जहाँ तक की वो बात पहुँच पाए, वो डायरेक्ट तो शायद नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन हाँ, हम चूंकि उसको लोड करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, तो जरूर हमारी बच्चों तक, बहनों तक और बालक बालिकाओं तक ये सब बातें पहुँचेंगी और उनको इस बात का फायदा मिलेगा, ऐसे हम आशा करते हैं। और अर्चना जी अपना सारा कुछ ज्ञान लेकर के हमारे साथ में है, तो उनको हम सुने, वो ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत बहुत स्वागत अर्चना जी आपका। नर्मदे हर। नर्मदे हर दीदी, नर्मदे हर सभी को। आपने मुझे मतलब सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे मौका दिया सबके साथ कनेक्ट करने के लिए, तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से जितना मैं बता सकूं बता पाऊं। जब इसके बाद भी किसी को कोई प्रश्न है, किसी को भी पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना है, तो जरूर कर सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत से शब्द अंग्रेजी में भी होंगे क्योंकि मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है और कुछ एक शायद मैं हिंदी ना बता पाऊँ उसका, पर उसका भी मैं कोशिश करूंगी जैसे भी होगा। मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया था, पर फिर अब मैं नहीं प्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि वो सब इंग्लिश में भी है और उसके बेसिस की जगह हम इन जनरल शुरू करते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले ही मैं एक छोटे से उदाहरण से ही शुरू करूंगी ये प्रोग्राम। बहुत ही जनरल उदाहरण आप लोगों से मैं चाहूंगी कि आप लोग भी बताएं कि क्या होना चाहिए।
तो मान लीजिए कि मेरा एक ऑफिस है, मैं अपना एक कार्यालय चलाती हूँ और अनुया जी मेरे पास आई हैं काम के लिए, काम मांगने के लिए। और जब जब वो आई तो मैंने उन्हें कहा, जैसे अक्सर होता है ना, कोई आता है तो हम उसको चाय पानी पूछते ही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप चाय लेंगी? तो अ, बताइए अनुया जी को क्या करना चाहिए? क्या मैंने पूछा उनसे चाय तो उन्हें पीनी चाहिए या नहीं? नहीं पीनी चाहिए? अच्छा, पर अनुया जी ने मना कर दिया, ठीक है माना, अनुया जी ने मना कर दिया, मैं नहीं पीना चाहती हूँ चाय। पर मैंने उनसे कहा नहीं, आपको चूँकि आप मेरे ऑफिस में आई हैं, तो आपको चाय पीना ही पड़ेगी। और वो कह रही है नहीं मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे चाय पसंद नहीं है। और मैं उनसे कह रही हूँ नहीं, चाय तो आपको पीना ही है, नहीं तो आप मेरे ऑफिस में नहीं आ सकती। ये तो गलत होगा ना? अच्छा ये बताइए, ऐसा ऐसी कंडीशन भी हो सकती है ना कि अनुया जी आई, उनको मैंने चाय ऑफर की, उन्होंने ना कही, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो पता है आपको चाय बहुत पसंद है, तो आप मेरे यहाँ क्यों मना कर रही हैं? वो कह रही है नहीं मैं अपने घर से पीकर आई हूँ, नहीं पीना। तो मैं कह रही हूँ जब आप घर पे पी सकती हैं तो मेरे यहाँ भी चाय पीना होगी आपको। मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, ये भी गलत है। अगर ऐसा सिनेरियो हुआ, सोच लीजिए कि अनुया जी ने, मतलब मैंने उन्हें चाय ऑफर की, तो वो जब ना कह रही हैं तो मैं उनसे ये कह रही हूँ कि देखिए, अगर मुझे पता है आप ऑफिस आती हैं और आप जब चाय भारती जी 2 मिनट में आपके पास आती हूँ। तो मैंने उनसे जब चाय ऑफर की, मैंने कहा मुझे पता है आप जब भी ऑफिस आती हैं आप चाय लेती हैं, आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाके चाय लेती हैं, तो मेरे यहाँ क्यों नहीं? मेरे डिपार्टमेंट में भी आपको चाय पीना पड़ेगी। ये भी नहीं हो गलत है मेरी तरफ से, राइट? हाँ भारती जी बोलिएगा। जी, मैं ये बोल रही थी कि यदि आप नोन हैं, अनुया जी आपको जानती हैं, हाँ। तो चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अच्छा। यदि अननोन है, अननोन पर्सन है, फर्स्ट टाइम आपसे मिली हैं और आप चाय ऑफर कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनको नहीं लेनी चाहिए। वो बहाना कुछ भी बनाए, चाहे गर्मी है, चाहे चाय नहीं पीती हूँ जो भी है, बट अननोन के यहाँ चाय फर्स्ट टाइम में नहीं लेना चाहिए। अच्छा बस इतना। चलिए, आपका वाला उदाहरण भी मैंने ले लिया कि अननोन क्या वो चाय नहीं पिएंगी, चाय उन्हें पसंद है पर फिर भी। पर मैं ये कहती हूँ कि उनके आज मन ही नहीं है चाय का, वो नहीं लेना चाहती चाय। मैं बहुत पहचान की भी हूँ, उनके साथ मेरी बहुत अच्छा रिश्ता है। पर जब मैंने चाय ऑफर की और अगर उन्होंने ना बोल दिया, तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती ना कि नहीं, आप चूंकि मेरे को पहचानती हैं तो आपको चाय लेनी होगी। पिछले 4 साल से आप मेरे साथ काम कर रही हैं, तो आज मैंने चाय ऑफर की है आपको पहली बार, तो आपको चाय पीना है? नहीं ना? इस बात के लिए भी भले ही आप मेरे को बहुत सालों से जानती हैं, आप तो अच्छे से पहचानती हैं मुझे, तो आपको तो मेरी जी हुई चाय पीनी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने ना कहा तो ना है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो मेरे यहाँ जब भी आती थी चाय ले लेती थी, पसंद करती थी, पर आज से उन्होंने कहा मैंने नहीं पीनी है चाय। पहले तो मैंने हाँ बोल दी थी, लेकिन आज मना कर रही हूँ, मुझे नहीं पीनी है। तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती उनको उस चाय के लिए। ये भी हो सकता है कि मैंने उन्होंने कहा, हाँ भी कह दी चाय की, लेकिन जैसे ही चाय आई उन्होंने कहा मुझे नहीं पीना अब। तब मैं ये नहीं कह सकती मैंने 20 रुपए लगाए इस चाय को, आपको तो पीना ही पीना पड़ेगी। मैं तब भी जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये भी हो सकता है कि उन्होंने चाय पीना शुरू करी, आधी पी और छोड़ दी, नहीं पसंद आ रही, तब भी मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती कि आपको चाय पीनी है। इस सब में रजनी जी उनकी म्यूट कर लीजिए आप। इस सब में उनकी अपनी मर्जी है कि उन्हें चाय चाहिए या नहीं चाहिए। मैं उन्हें नहीं कह सकती कि आपको इसलिए पीना है। अच्छा मानी ये सोचिए कि अब वो चाय अगर नहीं पीती हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आप मेरे यहाँ चाय नहीं पिएँगी ना, तो आपको मेरे डिपार्टमेंट में कोई काम करके नहीं देगा। आपकी फाइलें रुक जाएँगी। क्योंकि आपने मेरी चाय मना कर दी, अब आपका काम हम नहीं करके देंगे हम आगे। और सोचिए कि अगर मैं उनको कोई चलिए मानते हैं कि अनुया जी, जैसे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती रहती हूँ ना,
तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मेरे पास आई थी और मैंने कहा कि आपने चाय नहीं पी तो अब से आपको कोई ट्रेनिंग हम नहीं देंगे आपके लिए। तो गलत होगा ना वो तो। ये भी हो सकता है कि मैंने कहा तो उनसे कुछ नहीं, क्योंकि पर मुझे बहुत बुरा लग गया कि मैंने चाय ऑफर की और उन्होंने मना। तो मैं डायरेक्टली तो अब ये नहीं कह सकती कि ट्रेनिंग नहीं करा। तो मैंने क्या किया कि उनको बोला हाँ, इस तारीख को प्रोग्राम है, ये सारा है, आप आ जाना। और मैंने वहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स ही नहीं करवाए, किसी को बताया ही नहीं, कोई पार्टिसिपेंट्स ही नहीं बुलवाए। उनका पूरा प्रोग्राम ही फ्लॉप कर दिया। या लोग आए, उनमें से 2-4 मेरे अपने लोग बिठा दिए, कहा कि उनको इतना कॉन्फिडेंस डाउन कर देना कि वो प्रोग्राम ही ना कर पाए उस दिन। खूब हूट करना उनके प्रोग्राम में आप, खूब हल्ला मचाना, खूब क्वेश्चंस पूछना, कठिन सवाल पूछना जिससे कि वो नर्वस हो जाए और प्रोग्राम ही ना कर पाए। या ऐसा करना कि आप बाद में जो फीडबैक देते हैं ना उसमें सब बहुत बुरा-बुरा लिख देना, जिससे उनको आगे कभी प्रोग्राम मिले ही ना करने के लिए। क्योंकि उन्होंने मेरी चाय नहीं पी, मैंने जो चाय दी थी, है ना? इस तरह से ऐसी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं एक चाय को लेकर के। अब बताइए इतनी सारी सिचुएशंस हो रही हैं तो उनके पास क्या रास्ता है? क्या हो सकता है? और ये भी हो सकता है भाई आज उनको वो चाय पीना उनकी मजबूरी हो जाए, क्योंकि अगर चाय नहीं पी तो उन्हें काम नहीं मिलेगा, जिससे उनके घर में तनख्वाह नहीं आएगी, उनके घर में पैसा नहीं आएगा, बच्चे की फीस है, घर का रेंट है, बूढ़े माँ बाप की दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत मजबूरी है। मुझे ये करना ही पड़ेगा, चाय लेनी पड़ेगी, मेरी बहुत मजबूरी हो रही है ये तो वो मजबूरी में चाय ले रही हैं, पर क्या वो फिर अपना वो परफॉर्मेंस दे पाएंगी जब मैं वहां पर प्रोग्राम करने खड़ी होंगी? मानसिक तौर पे तो वो तैयार ही नहीं है और वो परेशान हो रही हैं फिर वो। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? सीधे ना बोल सकते हैं, डर लग सकता है, ना बोल दिया तो आगे प्रोग्राम नहीं हो तो चुपचाप सहन करते रहो। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि ठीक है, चाय बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, चाय आने दो, मैं तो गरम गरम चाय फेंक दूंगी मुंह पे। ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि मैं कहीं इनके ऊपर कौन बॉस है उनको जाकर के कंप्लेन कर दूं, पर मुझे पता ही नहीं है किसको बोलूं मैं। अगर मैं घर जाकर के कह नहीं सकती कि भैया ये मेरी मजबूरी हो रही है चाय पीने की, किसको बताऊं मैं कि ये जबरदस्ती हो रही है? मैं कोशिश ये भी कर सकती हैं, वो ये भी कोशिश कर सकती हैं कि किसी ना किसी के साथ में हमेशा मिले, क्योंकि जब सबके साथ होते हैं ना तो चाय नहीं बात करती होती है। अकेले होते हैं ना तब चाय ऑफर की जाती है, क्योंकि सबके बीच में नहीं होता। तो मैं हमेशा किसी ना किसी को अपने साथ लेके जाऊंगी जब भी मुझे काम हुआ। ऐसी कई कंडीशंस होती हैं, राइट? तो ये जो मैंने चाय का एक एग्जांपल दिया है, सोचिए क्या जब उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, तो नौकरी इसलिए या वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था तो क्या इसलिए मिला था कि वो चाय पिएंगी? नहीं, ये कंडीशंस तो बताई ही नहीं थी वहां पर। वहां तो ये कहा था कि आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको आप हमारे यहाँ पे इस काम के लायक हैं, इसलिए हम आपको सैलरी देंगे, इसलिए आप काम करिए हमारे यहाँ। लेकिन आज कंडीशंस ये रख दी कि चाय मेरी क्वालिफिकेशन हो गई। तो ये सब क्या हो रहा था? इन सब चीजों को मैं क्या कह सकती हूँ? ये सब हो रहा था हैरेसमेंट। इसको हम एक कह सकते हैं। और क्या हैरेसमेंट हो रहा था? किस चीज का हैरेसमेंट था? टी हैरेसमेंट। चाय को लेकर के हैरेसमेंट था ये, कि एक चाय के पूरे लेकर के सारा तरीके से दबाव बनाया जा रहा था। सोचिए, एक छोटी सी चीज चाय जिसके बारे में मैं कह रही हूँ, जो हमें पसंद नहीं आ रही है और जिसकी जबरदस्ती हो तो कैसा लगे। अगर हम चाय की जगह एक यौन उत्पीड़न वर्ड ले लें, सेक्सुअल फेवर्स के बारे में जब लोग बात करें तो कैसा लगेगा? किस तरह का हमारी मानसिक स्थिति होगी जहाँ पे जो हमें पसंद नहीं है वो उसके बारे में हम बात करें।
हम खाने में अगर हमें बैंगन पसंद नहीं है तो हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, तब हम कहते हैं हमारी मर्जी। हमें कोई कलर पसंद नहीं है तो भी हम उसको नहीं पहनते, कहते हैं हमारी मर्जी, चाहे वो कितना भी महंगा ड्रेस हो, तब भी हम अपनी मर्जी की बात करते हैं। हम कहीं घूमने जाना है, किसी हर चीज में अपनी चॉइस, मेरी मर्जी से बात करते हैं। तो यहाँ तो हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पर किसी को मेंटली, फिजिकली दोनों तरह से तैयार होना पड़ता है, और वहां हम किसी से जबरदस्ती की बात करें तो कितनी गलत बात होगी। तब तब हमारी मर्जी की बात कहाँ, मतलब तब हमारी मर्जी नहीं सोची जाती। किसी की मर्जी के खिलाफ कोई भी चीज करना इज हरासमेंट। जो भी जब भी आप सेक्सुअल हरासमेंट छोड़ दीजिए, कोई भी चीज किसी की मर्जी के खिलाफ होता है तो कैसे फील होता है। हमें अचानक से लगता है कि पता नहीं ये समस्या क्यों आ गई मेरे सामने, पता नहीं ये समस्या कब खत्म होगी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, या मेरे हर चीज में अड़ंगा हो गई है। मेरी मेरी मानसिक स्थिति ये होगी कि गुस्सा आ रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेशन होगा, मुझे इलीगल भी लग सकता है कि भाई इन्होंने नौकरी देते वक्त तो नहीं कहा था कि ये सारी चीजें जरूरत है, तब तो ये बात नहीं हुई थी, लेकिन आज ये सारी कंडीशंस मेरे सामने रख दी। कोई मेरे प्राइवेसी में मतलब मेरी निजी लाइफ में अंदर एंट्री कर रहा है, जो मेरी अपनी निजी बात है, मेरी अपनी पर्सनल चीज है। मैं पावरलेस फील कर रही हूँ, हेल्पलेस फील कर रही हूँ। सोचिए, एक एक चीज थी जो मैंने नहीं सोची थी, वो होने की वजह से मेरी मानसिक स्थिति कितनी खराब है, कितना कुछ लग रहा है मेरे साथ में। सिर्फ एक सिंपल कारण था कि जो मुझे नहीं चाहिए वो है। और जिसको मैं कह सकती हूँ चाय, जैसे हम किसी को चाय देते हैं तो चाय देने का मतलब क्या है कि हम उसका स्वागत कर रहे हैं, है ना। चाय का मतलब ये है ना कि हम आपको चाय ऑफर कर रहे हैं, यानी हम आपका स्वागत कर रहे हैं। सोचिए, अगर हम चाय ऑफर कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं, जो कि वेलकम जेस्चर है, जिसको हम बोल सकते हैं वेलकम जेस्चर है, लेकिन वो मेरे लिए अनवेलकम है। वो वर्ड मेरे लिए अनवेलकम है, मुझे वेलकम, ये वाला वेलकम नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इन्हीं सब चीजों को लेकर के हमें एक नियम बना करके दिया है। आज हम उसी चीज की बात करेंगे, और इसीलिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जब भी हम दुविधा में हो कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है या नहीं, इसको हम चाय से रिप्लेस करके सोचे। जब कोई मुझे चाय ऑफर कर रहा है और क्या क्या कंडीशन है, उन सब चीजों के बारे में सोच के ही हम बात करेंगे। तो जो ये पूरा एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, तो जब हम नियम, एक्ट या रूल या कायदे कानून की जब हम सब बातें करते हैं, तो एक होता है नियम यानी कि लॉ, एक होता है एक्ट, और एक होता है पॉलिसी। ये तीन चीजें होती हैं। हम तीनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं आपको कहूंगी कि लॉ लॉ कोई भी नियम, सरकारी जो नियम है, जैसे हम सबको पता है हेलमेट पहनना जरूरी है, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो ये कानूनी अपराध होगा आपका। लेकिन जब हेलमेट कानूनी अपराध की जब जैसे बात हो रही है, पर उसके बाद सरकार ने ये नहीं बताया कि उसको रोकने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, है ना। सेकंड, ये जो क्या कहना चाहिए, एक्ट है, एक्ट में सरकार ने पूरा गाइडलाइंस दे दी है कि उसकी रोकथाम कैसे की जाए, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, इसलिए एक्ट बोलते हैं उसको। पूरा का पूरा वो दिया हुआ है। और उसके बाद जो है पॉलिसी जो होती है, वो होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की। जहां भी, जिस भी कार्यालय, जिस भी कंपनी में हम काम करते हैं, वो लोग पॉलिसी बनाते हैं। तो पॉलिसी में जो भी नियम है उसके हिसाब से ही, लेकिन वो और चीजें उसमें जोड़ सकते हैं। तो ये तीनों में अंतर है। मैंने ये तीनों इसलिए बात कही है कि अगर हम सरकार की बात करेंगे तो वो
एक्ट की बात करेंगे, और जब हम कार्यालयों में बात करते हैं, जहाँ हम नौकरी करते हैं, तो वहाँ पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। आज मैं दोनों चीजों के बारे में ही आपको बताऊंगी, पर सरकार ने जो कहा है उसकी बात करूंगी। तो इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस 2013 at the प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। इसमें सरकार ने तीनों चीज की बात की है कि कैसे आप प्रिवेंट करोगे, कैसे आप इसकी रोकथाम करोगे, और कैसे इसको प्रोहिबिट करोगे, यानी कि ये बिल्कुल सख्त मनाही है इसकी, और उसके बाद आप इस अगर हो गया तो इसकी रिड्रेसल, यानी कि आप इसको कैसे हैंडल करोगे इस चीज को। ये तीनों चीजों की गाइडलाइंस बना के दिए। तो आपने इसको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से भी बहुत जगह सुना होगा। जहाँ पे पॉश एक्ट है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन उसको विशाखा गाइडलाइंस भी बोलते हैं। यहाँ ये जो है पूरा कानून बनाया गया है, हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, राइट टू एजुकेशन, या राइट टू चूज रिलीजन, ये, या राइट टू चूज एनी जॉब, ये सरकार ने हमें भारतीय नागरिक होने की वजह से ये हमारे अधिकार हैं। भारत में रहते हैं तो हमें ये अधिकार मिले हुए हैं। ऐसे ही इसी के बेसिस पे सरकार ने ये कानून बनाया। 2013 से ये लागू हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि 2013 के पहले नहीं था, पहले भी था ये कानून, लेकिन 2013 के बाद 2013 में एक घटना हुई थी जो कि सब पूरे भारत को हिला के रख दिया था। वो थी निर्भया कांड। उसके बाद से सरकार ने बहुत सख्ती से इस कानून को अपनाया और 2013 से गाइडलाइंस आ गई थी। इसके पहले भी ये कानून था वहां पर। तो हम इस सब के बारे में ही बात करते हैं आगे। मैं शुरुआत करूंगी कि 1992 में एक भंवरी देवी केस हुआ था राजस्थान में। शायद आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने। एक भंवरी देवी नर्स थी, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। ये भंवरी देवी जो थी, ये सोशल वर्कर थी। एक साथिन नाम की संस्था के साथ काम करती थी जो जयपुर में थी। वो महिलाओं के लिए काम करती थी। महिलाओं का जैसे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन या गर्ल चाइल्ड एबॉर्शन होता है। राजस्थान वगैरह में तो छोटी छोटी बच्चियों की बाल विवाह वगैरह, जो ये सब चीजें हैं, इन सब के लिए ये साथिन नाम की संस्था काम करती थी। तो भंवरी देवी उस संस्था के साथ जुड़ गई क्योंकि वो काफी बोल्ड टाइप की थी। तो है वो थी कुम्हार और ऐसे इसमें से, लेकिन काफी उसका ऐसा था, तो उन लोगों ने उसको अपने साथ जोड़ लिया। एक अक्षय तृतीया के दिन ऐसा हुआ कि जो गांव के जो मुखिया थे, वो मीणा समाज के थे। उन्होंने अपनी 1 साल की पोती का विवाह रखा था, छोटी सी। और ये जो भंवरी देवी थी, इन्होंने जा करके उस विवाह का बहुत विरोध किया, मना किया कि ये गलत है, छोटी सी बच्ची की आप शादी कर रहे हैं। तो वहां पर ये हुआ कि जब वो वहां विवाह स्थल पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने देखा कि पुलिस वाले, डॉक्टर, गांव के बड़े बड़े लोग सारे पार्टी खा रहे हैं वहां, तो विवाह में मौजूद है। तो आप सोचिए वो कितना सफल हुई होगी उस विवाह को रोकने के लिए। उस समय तो कुछ समय के लिए वो रोक पाई अपने लोगों के साथ, लेकिन बाद में उन्होंने वो विवाह किया उस बच्ची का। लेकिन गांव के मुखिया के अगेंस्ट वो खड़ी हो गई थी, उनके विरुद्ध वो खड़ी हो गई थी, तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उनसे बदला लेने का सोचा। और कुछ समय के बाद वो भंवरी देवी एक जहाँ खेतों में काम कर रही थी अपने पति के साथ, वहां पर गांव के मुखिया, उनके भाई, भतीजे, बेटे, ऐसे 5 लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने भंवरी देवी के जो पति हैं उनको बहुत पिटाई करी और पेड़ से बांधा, और पति के सामने ही 5 ने गैंग रेप किया उसके साथ। और उसके बाद उसके हस्बैंड ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम मिल करके पुलिस में कंप्लेन लिखेंगे। वो पुलिस वाले के पास गए। मैंने तो पहले ही कहा पुलिस वाला लड्डू खा के आया ही था। उसने तैयार नहीं हुआ कंप्लेन लिखने के लिए। उसने कहा मेडिकल चेकअप कराओ।
मेडिकल चेकअप के लिए जब पहुंची तो डॉक्टर ने भी लड्डू खाए थे, वो भी तैयार नहीं हुआ कि मैं नहीं करूंगा। आखिर में थक हार के उसने जयपुर अपने एनजीओ को फोन किया। जयपुर में जब उसने वहां फोन किया तो उन्होंने कहा यहाँ आ जाओ, हम यहाँ मेडिकल चेकअप कराएंगे। तुरंत जिस कंडीशन में हो वैसे के वैसे ही तुम्हें आना है। वो तुरंत जयपुर पहुंची। वहां पर उसका मेडिकल चेकअप वगैरह कराने के लिए 24 घंटे से ऊपर हो गया, क्योंकि वहां भी छुट्टियां, वीकेंड आ गया था। पर कैसे भी करके वो मेडिकल चेकअप करा करके आई, वहां से लेकर रिपोर्ट्स लेकर के आई। और उससे वहां पुलिस थाने में जयपुर वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी, कहा जहां हुआ है उसी थाने में लिखवाओ तुम। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है हमारे देश की। वो यहाँ आकर के जब पुलिस वाले के पास रिपोर्ट लिखाने गई तो उसने कहा मैं कैसे मान लूं कि ये हुआ है रिपोर्ट के बेसिस पे, तुम्हें तो प्रूफ जमा करना होगा। आप मानोगे नहीं, जो लहंगा उसने पहना हुआ था वो उसको वहां जमा करवाना पड़ा। मतलब कांटे आते हैं आज भी सोच करके। वो लेडी तैयार हो गई, उसका पति ने कहा आप जमा करो, मैं अपनी पगड़ी आपको देता हूँ, आप पगड़ी लपेट करके। और उसने अपना जो स्कर्ट है वो वहां जमा करके पति की पगड़ी लपेट करके वो गांव पहुंची। गांव में एक तो पगड़ी उछली, और इस कंडीशन में एक महिला का गांव में घर में जाना, और सोचो उसके ससुराल वालों ने क्या उसको एक्सेप्ट किया होगा? नहीं। ये बहुत भारतीय समाज है हमारा, जो सच्चाई के साथ कभी खड़ा नहीं होता है। ये जो अभी बात दीदी कह रही थी ना कि ये ऐसी ऐसी बात है जो लोग ऐसे किसी के साथ साथ नहीं देते हैं, उल्टा उसी को ब्लेम किया उन लोगों ने कि तुम ही बहुत बहुत उचक रही थी ना, बहुत साथिन और ये वो, जाकर के तुम्हारी ही गलती है ये सारी। उसके ससुराल वालों ने उसे वहां से निकाल दिया, गांव वालों ने भी उसे गांव से बाहर निकाल के फेंक दिया। और फिर उसके बाद उसने वो केस लड़ना शुरू किया। हालांकि जैसा होता है, बड़े लोग होते हैं, केस वहीं बंद हो गया। फिर लेकिन फिर भी ये केस का थोड़ा हल्ला गुल्ला पार्लियामेंट में काफी मचा, क्योंकि विमेन एनजीओ वाले लोग इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व थे, तो वहां पर हल्ला गुल्ला काफी हुआ। हाई कोर्ट से फैसला आया बहुत सालों बाद, और पांचों जो आरोपी थे उनको छोड़ दिया गया। बहुत ही छोटे छोटे कारण और ऐसे सिली रीजंस दिए, ऐसे कारण दिए जैसे एक पिता अपने बेटे के सामने ऐसी हरकत नहीं कर सकता है, एक उच्च जाति के लोग ऐसे किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकते, मतलब इस तरह के रीजन थे। फिर जब विशाखा नाम की एक एनजीओ है, उन्होंने पीआईएल डाली और फिर ये केस वापस उठा, तो फिर हल्ला गुल्ला हुआ कि नहीं भाई ये नहीं चल सकता है। तो उन्होंने ये सारा केस जो है फिर से निकला। तब तक ये हो गया है कि वो आज भी केस लड़ रही है। आज 28 साल हो गए हैं, वो महिला आज भी केस लड़ रही है। आज उसके बच्चों की शादी हो चुकी है, लेकिन आज भी वो अपने गांव वापस जा नहीं सकती, हुक्का पानी सब बंद है उसका वहां पर। तो ये स्थिति है पूरी। हालांकि उस केस की वजह से सरकार ने फिर एक नियम, महिलाओं को सेफ रहने के लिए एक नियम लगा दिया। पहले ऐसा होता था कि हर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे महिलाएं काम करती थी उनकी अपनी पॉलिसी चलती थी, पर सरकार ने कहा कि नहीं, अब जैसे ये जो एनजीओ वाली महिलाएं हैं, इन्होंने कहा कि भाई हम तो किसी के काम अंडर काम नहीं करते, हमारा क्या होगा, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम तो वॉलेंटियर हैं, जा जाके घरों में मतलब बात करते, तो हमारी सेफ्टी के बारे में आपने क्या सोचा है? तो ये सोच के फिर सरकार ने कहा कि चलिए इसको फिर से हम रीडू करते हैं। इन्होंने वापस उसको ठीक किया और फिर 2013 में ये केस इसको पॉश एक्ट 2013 की वजह से लेकर के आए। तो मैंने आपको ये बैकग्राउंड इसलिए दिया कि हमें समझ में आए कि ये क्यों हुआ था। हालांकि इसमें बहुत सारे बदलाव होते रहे हैं, पर 2013 के बाद सरकार ने सब चीजें कंपलसरी की। अब हम इसको पूरा समझते हैं कि क्यों 2013 में क्या ऐसा कारण है और क्यों हुआ, क्यों लोग, आप अगर बताइए किसी के साथ रेप होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है तो महिलाएं क्यों नहीं जाती बात करने के लिए बाहर? समाज, लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा डर यही है कि लोग क्या कहेंगे।
और कोई सा भी समाज देख लीजिए, चाहे किसी भी समाज में देख लीजिए, ऐसी बात जो करता है उसको, उसमें महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है कि तुम्हारे ही पहनावा ऐसा था, तुम ही ऐसी बहुत बाहर निकलती हो, या जो भी चीजें हैं, गलती सारी महिलाओं की होती है। एक तो होता है ये, दूसरा ये डर होता है कि पुलिस वाला मिला हुआ है, फियर, ये भी बहुत बड़ा डर है, पुलिस वाले ये सब मिले हुए हैं, मेरी सेफ्टी के बारे में क्या है। तीसरा डर होता है कि भाई मेरी नौकरी चली जाएगी ये सब करूंगी तो, अगर मैं कर रही हूँ काम। या चौथा डर ये होता है कि कब तक केस लड़ेंगे हम, 28 साल से तो वही लड़ रही है आज, तो मैं कब तक केस लड़ूंगी ये और डर होता है कि पैसा, छुट्टियां कौन लेगा इन सब चीजों को, वकील को कौन अभी पैसा देगा इन सब चीजों का। ऐसी सारी चीजें ध्यान में रख करके ही सरकार ने ये कानून बनाया है। अब हम कानून के बारे में समझते हैं, कानून क्या है या एक्ट क्या है, और विशाखा गाइडलाइंस क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको अभी बताया इन सब चीजों का। तो एक्ट ये है कि सरकार ने कहा कि जहां भी 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जिस भी संस्था में, चाहे आपका बिजनेस कोई सा भी बिजनेस हो, जहां भी 10 या 10 से ज्यादा, जिसमें सारे पुरुष भी हो, जरूरी नहीं है कि महिलाएं हो वहां पे, सारे पुरुष भी हो, तो भी वहां पर उस संस्था या उस ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर एक कमिटी बनानी है। उस कमिटी को बोलते हैं आईसी कमिटी, इंटरनल कमिटी। और जहां 10 से कम वाले लोग जहां पे, और या मेरे जैसे जो है फ्रीलांसर्स हैं, या जो एनजीओ वाली वर्कर्स हैं, या हमारे घर काम करने वाली बाई आती है, जो मेड सर्वेंट्स आते हैं, ये तो कहीं पे काम नहीं करते ना ऐसी जगह पर, ये लोग सबके साथ हुआ तो वो कहाँ जाएंगे। अगर हमारे ऐसे सब किसी के साथ हो, जो भी महिला काम के लिए निकल रही है, सबसे पहली बात, चाहे वो भाजी बेच रही हो, चाहे वो कोई बिजनेस करती हो, चाहे वो ओरिफ्लेम का बिजनेस हो, एमवे का बिजनेस हो, या किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, वो काम के लिए घर से बाहर निकली है और उसके साथ कुछ होता है, तो वो कहाँ बात कर सकती है। तो वो अपने लोकल म्यूनिसिपल लेवल पर एक लोकल कमिटी बनी हुई है, जो कलेक्टर्स ऑफिस के वहां पे रहती है, हर जगह हर एक को बनानी ही बनानी है। लोकल कंप्लायंस कमिटी, एलसीसी बोलते हैं उसको, वो लोकल कमिटी है। और जो भी जहाँ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेजेस जहाँ 18 साल से ऊपर हमारी बहनें पढ़ रही हैं, इन सब को वहां पर आईसी कमिटी बनी हुई है। तो स्कूल भी, मैं तो कहती हूँ स्कूल भी जहाँ पे सारे टीचर्स हैं, वहां पर भी एक कमिटी बननी ही चाहिए, नहीं बनी है तो वो इलीगल है, बनाना ही है सरकार के नियम के अनुसार। तो आईसी कमिटी बनती है। अब आईसी कमिटी में क्या होता है, 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्यों में से 3 महिला सदस्य और 2 प्रिफरेबली बोला गया है पुरुष सदस्य लेते हैं, क्योंकि दोनों तरह के व्यूज आ जाएं इसलिए। तो 5 जो महिला सदस्य हैं, और इस कमिटी की जो हेड है वो महिला ही होगी, उस संस्था, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली। वो महिला सीनियर लेवल पे होनी चाहिए और मैच्योर्ड होनी चाहिए, क्योंकि वो इस तरह के कोई भी चीजें जब देखे तो वो मैच्योर्डली हैंडल कर सके सब चीजों को। और दूसरी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली एक और महिला होती है, और 2 उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले 2 पुरुष सदस्य। ऐसी ही कमिटी एलसीसी पे भी बनी हुई है सेम। और एक एक्सटर्नल मेंबर लिया जाता है जो कि जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो एक्सटर्नल मेंबर है वो थर्ड, या तो एनजीओ वर्कर होती है, कोई सोशल सर्विस करने वाली, या मेरे जैसे लोग हैं जिनको ये सारे कानून की अच्छी जानकारी है, या जो महिलाओं के लिए काम करती है कोई भी महिला, ऐसी तीसरी एक सदस्य ली जाती है। तो ऐसे करके 5 लोगों की, कहीं पे 5, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो 7, या रीजनल लेवल पे भी बनती हैं, पर मिनिमम 5 लोग तो होने ही चाहिए। इस तरह से ये कमेटी बनती है। इस कमेटी को एक पूरे सिविल कोर्ट के राइट्स दिए गए हैं,
जैसे एक सिविल कोर्ट चलता है, ऐसे ही कमिटी भी सिविल कोर्ट की है, किसी के भी अधीन ये काम नहीं करती है। चाहे वो किसी का भी केस आ जाए, कितना बड़े से बड़े एमडी सीईओ का भी केस आता है, तो उसके अधीन ये काम नहीं करती है। ये इंडिपेंडेंट कमिटी है पूरी तरह से। ये कमिटी बनाते तो और वो लोग ही हैं, पर इंडिपेंडेंट है। मैं ये काम पर बता रही हूँ, एलसीसी में भी ऐसा ही करा गया है। ये दोनों के लिए सेम बातें बार बार मैं फिर भी बोलती जा रही हूँ। जो कमिटी है, अगर मान लीजिए कि किसी कार्यस्थल के ओनर के अगेंस्ट ही कोई केस करना है, भाई वही ओनर ही कोई ऐसा कर रहा है, तो फिर वो एलसीसी में करना होता है, क्यों वो आईसी में हम कंप्लेंट नहीं करते, उसके नीचे सबकी कंप्लेंट हम कर सकते हैं। इस तरह से ये आईसी कमिटी काम करती है। अब हम इसके और आगे जानते हैं कि मैंने जैसे बोला पॉश एक्ट फॉर विमेन एट वर्क प्लेस, तो विमेन तो हमको समझ में आ गया, सारी महिलाएं इसके अंदर कवर हो गई। कुछ संस्थाओं ने पॉलिसी बनाई है जहां पर पुरुषों को भी यही इक्वल अधिकार दिए हैं। अगर उनके साथ भी ऐसी कोई गलतियां हो रही है, ऐसा कुछ काम हो रहा है, तो वो भी इसके अंतर्गत कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ पॉलिसी, और ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है, सच में पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है। तो अगर बहुत सारे पुरुष सोच रहे हैं कि महिलाओं के लिए है, अगर आज जो हमारे साथ जो भी मेल मेंबर्स जुड़े हुए हैं, उन बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग भी जुड़ गए। जो नहीं जुड़े वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है, लेकिन बहुत से मेरे पास ऐसे केसेस आए जहाँ पे महिलाएं परेशान कर रही हैं उनको ऐसे इस चीज को लेकर के। ये रियलिटी है, उसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। तो पॉलिसी में दोनों को कवर करते हैं ज्यादातर जगह पर, अगर सरकार ने केवल महिलाओं के लिए बनाया है। अब उन्होंने आगे कहा है कि कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस। वर्क प्लेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ केवल ऑफिस ही ऑफिस है। वर्क प्लेस का मतलब है कि जहां भी आप अपने कार्य के लिए मौजूद हैं। तो मान लीजिए मेरी एक मीटिंग है और या मेरी एक ट्रेनिंग है, और मैं तो पूरे भारत में घूमती रहती हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो मान लीजिए हैदराबाद गई हुई हूँ ट्रेनिंग के लिए, और वहां मैं होटल में रुकी हूँ और वहां कुछ होता है, तो मैं कार्य के लिए वहां गई थी, वहां पर ये हुआ मेरे साथ। या मान लीजिए ऑफिस की पिकनिक है, तो वहां कुछ होता है, तो भी कार्यस्थल है। क्लाइंट मीटिंग के लिए गए हैं, आप ऑफिस के काम के लिए आपने कैब करी है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, या तो वो सारे कार्यस्थल ही माना जाएगा। तो जहां भी आप कार्य के उससे, जैसे एक केस हुआ था, आप लोगों को याद होगा तहलका का। तहलका सुना है आपने? तरुण तेजपाल का केस था, बहुत फेमस हुआ था वो केस। तरुण तेजपाल ने गोवा लिटरेरी फेस्ट में गए थे, वो लोग गोवा में थे, और तरुण तेजपाल ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक इंटर्न जो है, उसका लिफ्ट में उसके साथ बदतमीजी की थी। तो वो ऑफिस तो कोलकाता में, लेकिन वो गए थे गोवा, और वहां भी लिफ्ट में थे, तब भी वो उसमें ऐसे ही केस माना गया। ऐसे और एक केस था प्रतिभा श्री कृष्णमूर्ति का केस। सो वो बैंगलोर में एक कॉल सेंटर में काम करती थी। 2005 में ये केस हुआ था उसके साथ। तो कॉल सेंटर में आपको पता है ना, रात का भी नाइट शिफ्ट भी होती है, और वो लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी भेजते हैं, कैब भेजते हैं, इन लोग को पिकअप ड्रॉप सब रहता है कॉल सेंटर वालों को। तो प्रतिभा, उस दिन ऐसा हुआ था कि प्रतिभा का जो रेगुलर कैब ड्राइवर है वो नहीं आया था। तो चूंकि वो नहीं आया, तो प्रतिभा के साथ एक और कलीग जाती थी, उसने तो उस दिन जाने से मना कर दिया कि मैं नए के साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन ये बेचारी चली गई। उस जो नए कैब ड्राइवर ने रात में प्रतिभा का रेप किया और मर्डर कर दिया, और उसका इतना हल्ला गुल्ला मचा उसके बाद पार्लियामेंट में, क्योंकि कॉल सेंटर वालों ने कहा कि ये जो कैब ड्राइवर जो है, ये हमारे पेरोल में काम नहीं करता, ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सरकार ने फिर सारे नियम और बदले। उसके बाद
फिर उन्होंने कहा कि कौन कौन इसके अंदर आएगा। तो मैंने जैसे बताया, को इंटर्न हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, वो सारी महिलाएं जो चाहे सब्जी बेच रही हो, ठेला लगा रही हो, रेडी लेकर के चल रही हो, चाहे वो बर्तन मांजने जाती हो, एनजीओ वर्कर्स हो, से लेकर के एमडी सीईओ लेवल तक जहां भी काम कर रही हो, वो सब इसके अंदर आएंगी। आप और उसके बाद सब किस किस को पालन करना है मैंने आपको बताया। सिक्योरिटी गार्ड वाले, सिक्योरिटी एजेंसी है, कैब ड्राइवर्स हैं, इन सबको ये पॉलिसी को पालन करना ही करना है, ऐसा सरकार ने दिया है। तो सब इसके अंडर आएंगे। तो जितने ऑर्गेनाइजेशन है सबको कहा है कि सबको आपको बताना है, आपके साथ जो भी जुड़ रहा है, कि भाई हमारी ये पॉलिसी और इसका मानने आपको मानना ही मानना है। तो जो वेंडर एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ इसमें सब में लिखिए आप लोग ये सब कुछ कि आपको मानना है। और आपके यहाँ जो भी आएगा आपके यहाँ काम करने के लिए, सब पे लागू होगी ये चीजें इन्हें। फिर उसके बाद में हम तो वर्क प्लेस भी मैंने आपको बता दिया, जहां भी हम कार्य से रिलेटेड जहां भी जाएंगे वो सब इंक्लूडेड हो जाएगा हमारा। थर्ड, इसमें अब क्या क्या चीजें सेक्सुअल हरासमेंट में मानी जाएंगी, क्या नहीं मानी जाएंगी। सबसे पहले तो लोगों को यही लगता है कि क्या मानी जाती है, क्या नहीं मानते हैं, मतलब सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन दी है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है एनीथिंग विच इज अनवेलकम। मैंने आपको अनवेलकम का मीनिंग एकदम शुरू में ही बताया था कि कोई भी चीज जिसमें, कोई भी बात जिसमें ना बोल दिया हो मेरी मर्जी नहीं है, जिसका मैंने स्वागत नहीं किया है, मैंने साफ ना कहा है, मुझे जो पसंद नहीं है, और जिसकी वजह से मेरा एम्प्लॉयमेंट, मेरे रोजगार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर असर पड़ रहा है। जैसे कि मेरा परफॉर्मेंस असर हो रहा है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मेरा अप्रेजल नहीं हो रहा है, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, या मेरी नौकरी जा रही है, जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो रहा है, और उसका कारण है सेक्सुअल फेवर पूछ मांगा गया, तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट में रखेंगे। अब सेक्सुअल फेवर्स लोग 2-3 तरीके से मांगते हैं। एक तो वर्बली, कोई भी चीज वर्बली बोल करके, कोई इशारों में बात करके कहता है, इशारे करता है, भद्दे इशारे कर रहा है, वो भी इंक्लूडेड है। चाहे फेशियल एक्सप्रेशन, वो भी इंक्लूडेड है। या कोई क्या कहता है कि करते हैं कि फोटो दिखा रहे हैं, मैगजीन दिखा रहे हैं। जैसे समझिए कोई ऑफिस के काम से एक महिला अपने पुरुष सहकर्मी के साथ कैब में जा रही है किसी मीटिंग में, और वो पुरुष जो है वो भद्दी सी एक मैगजीन खोल करके, और उसमें ऐसे भद्दे पिक्चर्स लगे हुए हैं, और वो बार बार उसे दिखा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा है, पर ये देखो कैसा है, ये देखो क्या पहना है, ये देखो क्या फोटो डली है। ये अगर उसने ऑब्जेक्शन लिया तो भी ये माना जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट है। तो कोई पिक्चर दिखाना, या आप लोग कहीं पर समझो लंच में या जनरल भी ऑफिस में बहुत बार होता है कि भद्दे जोक्स क्रैक हो रहे हैं, और मुझे पसंद नहीं है, मैंने साफ ना कह दिया कि मुझे, पर फिर भी हो रहा है, या जैसे मैंने, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में माना जाएगा। या आजकल तो गालियां आम भाषा हो गई, तो जो इस टाइप की जेंडर रिलेटेड गालियां होती हैं, महिलाओं को रिलेटेड गालियां जो बकी जाती हैं, वो सारी सेक्सुअल हैरेसमेंट में गिनी जाएंगी। और या किसी ने टच किया गलत तरीके से, कई बार रास्ता रोक लेते हैं। आप देखो काम के लिए ऑफिस में हैं, अब मेरी बात नहीं मानी तो रास्ता रोक रहे हैं, लिफ्ट में रास्ता रोक रहे हैं, धक्का दे करके जा रहे हैं, ये भी माना जाता है। मैं तो पुरुषों से भी कहती हूँ कई बार कि सेफ रहिए, मैं तो दोनों के लिए ट्रेनिंग करती हूँ, मैं उनसे भी कहती हूँ आप काम के लिए जाते हैं, काम करिए। मैं कई बार बोलते हैं ना, अरे मैं तो पिता समान हूँ, मैं तो भाई समान हूँ। मैंने कहा पिता समान, भाई समान, माँ समान, ये सब आपके घर में है, समान कुछ नहीं होता है। काम पे आइए, काम करिए और जाइए, दूर 18 इंच का डिस्टेंस बना के चलिए। कोई जरूरत नहीं है ये सब कुछ करने की आपको क्योंकि मैंने ऐसा केस देखा है। एक केस था, साउथ इंडिया का केस है, मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकती। तो उसमें
फार्मा कंपनी थी, वहां पर एक नई लड़की आई और चूंकि फार्मा लैब वगैरह में काम करते हैं तो एप्रन वगैरह पहन के काम करना होता है लैब में। तो ये आई, और जो साउथ में ना बहुत ज्यादा वो लोग कपड़ों को लेके बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मतलब बिल्कुल बराबर दुपट्टा वगैरह ठीक से डाल के आते हैं। वो पहले दिन ही अच्छे से दुपट्टा उपट्टा डाल करके आती। तो जो मैनेजर था उसने उससे कहा कि दुपट्टा उतार दो लैब में जाने से पहले। मैनेजर की भाषा ही ऐसी थी, उसने उसका इतना हंगामा किया उस लड़की ने, और उसका बहुत बड़ा केस बना उस मैनेजर को लेकर के कि हाउ कैन ही से दिस, वो कैसे बोल सकता है दुपट्टा उतारने की मुझे। बहुत ही यानी मैं दूसरा साइड भी बता रही हूँ, हालांकि मैनेजर की बहुत बड़ी गलती थी। उसको ये भाषा की जगह उसको कहना था भाई ये ड्रेस कोड है, ये फॉलो करो, या उसको ये किसी महिला को लाके बताना था कि भाई इसे समझा दो जो कि ये नहीं पहनना है। तो ऐसे केसेस होते हैं, बट ऐसा होता है ऑफिस में मैडम आपका दुपट्टा उठा करके दे रहे हैं, ये सब मैं मना करती हूँ कि मत करो आप लोग ये सब चीजें, कब कौन क्या दिल्ली लेगा। तो ये है एक आपका पर्टिकुलरली जो फिजिकल, तो वर्बल मैंने बोल दिया, नॉन वर्बल में मैंने बताया जेस्चर, अलग अलग तरह की हरकतें, इशारे, भद्दे पिक्चर शो करना, भद्दे जोक्स क्रैक करना, भद्दे तरीके से टच करना, किसी का रास्ता रोकना, यहाँ तक कि आजकल जब मैं कहती हूँ ना कि बॉलीवुड से लोग बहुत इंस्पायर्ड है, भद्दे भद्दे गाने गा लेना, सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इन सब चीजों को। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड होगा अगर वो अनवेलकम है तो। इसके लिए मैं बार बार कह रही हूँ, और वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये एक और वर्ड है कि एक बार हुआ और मना कर दिया, फिर कभी नहीं हुआ, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं, हरासमेंट होगा ही नहीं ना। एक बार चाय ऑफर करी और वो चाय मैंने पीने से मना कर दी, फिर हरासमेंट कैसे है? लेकिन चाय पीने के मना करने के बाद भी बार बार कहा जाए तो वो हरासमेंट है। तो ये कंटिन्यूअसली अगर होता रहे तो उसको हम हरासमेंट मानेंगे। पर कुछ एक केस जिसमें दूसरी बार का चांस ही नहीं होता है, कुछ एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें एक बार भी इनफ है, उसको सेकेंड टाइम के लिए नहीं वेट कर सकते हम। तो फिर उसमें तो वो पहली बार में ही केस लग जाएगा, राइट? या यहाँ तक कि मैं तो बोलती हूँ कि जैसे घूरते हैं ना, घूरना, ऊपर से नीचे स्कैनिंग, मैं तो उसको बोलती हूँ लिफ्ट एलिवेटर आईज है वो, नीचे से ऊपर तक स्कैनिंग करना, ये सब कुछ इंक्लूडेड होगा। इसलिए बहुत काम के लिए जा रहे हैं, पीसफुली काम हो, और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो सोचिए और ना बोलने की हिम्मत रखिए। हम लोगों में ना बोलने की हिम्मत नहीं, ये आखिरी जॉब नहीं है। हमारे घर वालों से हम बात करेंगे, डेफिनेटली वो लोग समझेंगे, और ऐसा कोई आखिरी हम में इतना दम होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए, अगर कोई आपको ऐसे हरकतें कर रहा है उसको ना बोलिए और फेंक के आ जाइए वो जॉब, बहुत मिलेंगे हमें वहां पर, है ना? तो ये हो गया आपका सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या आता है। अब सेक्सुअल हरासमेंट दो तरीके से होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं सीधा सीधा, मेरी बात मानो नहीं तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा, जिसको दिस फॉर डैट, डायरेक्टली बात हो गई। दूसरा होता है इनडायरेक्टली, यानी आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैंने आपके काम में अड़ंगे लगाना है, आपकी फाइल पास नहीं करना है, या आपको आपको देखूंगी, माहौल ऐसा बना दूंगी कि आप बहुत ज्यादा डर जाओ, या आप इस तरह से आपका मजाक उड़ाया जाए। जैसे एक एक केस है, वो कोर्ट में भी आया था, वो एक लेडी, नेवी का केस था शायद, ये नेवी या आर्मी का। तो उसने मना कर दिया उसके सीनियर को इस बात के लिए कि मुझे नहीं करना है, आप जो कह रहे हो मैं नहीं मानती हूँ। तो उस सीनियर ने उसको ऐसा किया कि महिला होने के बावजूद उसका एक्सरसाइज उसकी डबल कर दी। जो फिजिकल एक्सरसाइजेस वो होती है ना, तो उसको 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना करना पड़ता था। 1 घंटे की हो रही है, 3 घंटे उससे करवाते थे।
10 किलोमीटर दौड़ना है, अगर 2 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 10 दौड़ना है। इस तरह से उसको बहुत ज्यादा ऐसे इस तरह का परेशानियां दी कि रात को आओ ड्यूटी पे, तुम अकेले खड़ी रहो यहाँ पर 2-2 घंटे खड़े रहो। और कहता था कि यही होता है मिलिट्री में काम करना है तो टफ बनना पड़ेगा तुम्हें। फिर उसके बाद उसका जो नंबर है ना, मोबाइल नंबर, उसने सबको सर्कुलेट कर दिया और कहा कि ये अवेलेबल है, कोई भी इसे कॉल कर ले। उसके बारे में अफवाह फैला दी। तो ऐसी गलत अफवाह फैलाना भी सेक्सुअल हरासमेंट में माना जाएगा। किसी के कैरेक्टर के बारे में, किसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी गलत कह देना जो सच नहीं साबित होगा को भी सरकार ने कहा सेक्सुअल हरासमेंट होगा। इसलिए जब तक हम क्यों किसी के बारे में बात करें, नहीं करना है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि पॉलिसी दोनों के लिए है। तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया। इस तरह के इस टाइप के जो इनडायरेक्ट हरासमेंट होते हैं, इसको सरकार कहती है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट बना दो जिससे कि वो मजबूरी में मेरी बात मान ले, तो ये हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट हो गया। थर्ड, फिर ये आपको मैंने बता दिया किस इसमें। अब कमिटी कैसे काम करती है ये अब मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए 2 चीजें कि अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, अगर किसी भी महिला के साथ गलत हो रहा है तो उसे रिटर्न में कंप्लेंट देनी होगी, चाहे वो लोकल लेवल पे दे रही हो, चाहे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उसके ऑर्गेनाइजेशन में कमिटी बनी हुई है। वो ये प्रोग्राम के बाद जो भी बहनें मुझसे सुन रही हैं, अगर वो नौकरी करती हैं तो वो जरूर, या वो पढ़ रही हैं, कॉलेज में भी पढ़ रही हैं, तो वहां जाके जरूर पता लगाएं कि हमारी कमिटी है या नहीं है। और कमिटी है तो वहां पे उन लोगों को सर्कुलेट करना ही करना है, बोर्ड पे नोटिस लगाना ही होता है, ये कंपलसरी है। उसमें सबके नंबर देना, ईमेल आईडी देना, वो सब ले करके अपने पास रखे जहां पर वो कंप्लेंट कर सकती हैं। तो ये जो कंप्लेंट है ये लिखित में ही जाएगी, वर्बली कोई कंप्लेंट लेगा नहीं और बिना नाम की कोई कंप्लेंट लेगा नहीं, आपको नाम देना ही होता है। और लिखित में, और 6 कॉपी बनानी है हमको। लिखित में 6 कॉपीज बनेंगी, 1 कॉपी साइन करके आपको वापस लेना है। कंप्लेंट में क्या क्या लिखना है, कब हुआ, क्या हुआ, किसने किया, क्या क्या प्रूफ है, सारे डिटेल हमें लिख करके देने होंगे वहां पर। तो पूरा डिटेल्स उसके अंदर जाएगा ही जाएगा और जो जो प्रूफ है वो अटैच करना है। अब प्रूफ में आप क्या क्या हो सकता है, प्रूफ में कोई किसी व्हाट्सएप पे भेजे गए मैसेजेस, वो उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ईमेल में कुछ लिख के दिया, उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है वो रख लीजिए। कोई विटनेस है वो भी, उसका नाम लिख के दीजिए। किसी तरह से नोट, कभी कभी क्या होता है पेपर, आज के जमाने में तो नहीं होता, लेकिन पहले जमाने में तो लोग वो लेटर लिख करके भी दे देते थे। तो अगर अभी भी ऐसा हो सकता है, अगर वो भी है तो वो भी रख लीजिए। यानी जो भी जितने प्रूफ इकट्ठे हो सकते हैं रखिए। और कंप्लेंट आप जो है 3 महीने के अंदर ही कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले हुआ था आज जाकर के कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसे वो तनुश्री दत्ता ने अचानक कंप्लेंट की थी। तो ऐसे नहीं होता है कि अब जब पूरा हो गया, उसकी पिक्चरें सब हो गई, अब उसने कहा चलो अब मैं जाकर के कंप्लेंट करती हूँ। जब आपका जो भी लास्ट इंसिडेंट हुआ है, जब भी ये हो सकता है 4 साल से हो रहा हो, लेकिन जो भी आखिरी बार जब भी हुआ हो उससे 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट करनी है। अगर 3 महीने के अंदर आप कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं तो और 3 महीने सरकार ने दिए, लेकिन फिर कारण बताना होगा कि क्यों नहीं करी आपने, उसको कारण के साथ करना होगा। तो इस तरह से 6 महीने का आपके पास फिर भी टाइम होता है। अगर कोई जैसे हमारे यहाँ मेड सर्वेंट्स हैं या कोई माली है, या ये लोग नहीं लिखा पढ़ी कर पाते हैं, इनको नहीं आता लिखना, तो फिर इनके एवज में कोई और लिख करके दे सकता है। पर लिखित ही लेंगे वो लोग। अगर ऐसी कंडीशन हो कि किसी इन सब चीजों की वजह से उस महिला ने एक्सट्रीम कदम उठा लिया है, सुसाइड ही कर लिया है, या वो कोमा में चली गई है, या इतने भयंकर डिप्रेशन में, कई बार ऐसा भी हो जाता है वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि लिख सके वो,
तो फिर उसके परिवार वाले भी लिख करके दे सकते हैं वो कंप्लेंट, या उसके मित्र भी लिख करके ऐसी सब कंप्लेंट्स दे सकते हैं। तो ये हुआ महिला वो विक्टिम का जो मैंने आपको बताया। अब जो विक्टिम के राइट्स हैं वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो भी महिला जिसके साथ ऐसा हो रहा है, जिसने भी कंप्लेंट दी है, वो कमिटी से अनबायस्ड हियरिंग, यानी कि बिना पक्षपात के हियरिंग की मांग अपेक्षा रखती है। दूसरा एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, बिना पक्षपात के वो रखेगी। दूसरा, जब जो वो कंप्लेंट करती है कमिटी के अंदर ही वो बात रहेगी, बाहर वो बात नहीं जाएगी। ये कमिटी को बोला गया है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी ही रखनी है, यानी कि सिर्फ वो कमिटी के 5 लोगों के अलावा ये बात किसी को नहीं पता होगी, ऑफिस में किसी को नहीं पता होगी कि हमारे पास ये एक केस आया और इसने ये केस लगाया। ये सिर्फ वो 5 लोगों को ही रखना है। अगर कोई विटनेस जाता है तो विटनेस को भी एक, जैसे हम लोग ओथ लेते हैं ना कोर्ट में कि हम ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, ऐसे विटनेस से भी कहा जाता है कि आप भी ये बात बाहर जाकर के नहीं बोलेंगे। अगर किसी ने ये बात बाहर करी किसी के साथ तो वो उसका पनिशमेंट है। उसको पॉलिसी में लिख के देते हैं कि कितने कितने पनिशमेंट, 5,000, 10,000, मिनिमम 5,000 से शुरू होता है। ऑर्गेनाइजेशन तय करता है कि अगर ये किसी ने बाहर जाके बात करी तो कितना पनिशमेंट देंगे। तो बाहर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो गई आपकी, इस तरह से बाहर बिल्कुल बात नहीं जाएगी। आप दूसरा, वो महिला स्वयं का ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे लोकेशन पे मांग सकती है, या जिसने की उसका ट्रांसफर मांग सकती है उसका और अगर वो महिला का वो मैनेजर है, डायरेक्टली उससे ही काम हो रहा है, तो फिर वो उस इमीडिएटली उसको रिपोर्ट, मतलब उसका मैनेजर वहां से हटा दिया जाएगा, यानी अब वो उसको रिपोर्ट नहीं करेगी। जैसे ही कंप्लेंट आई उसी वक्त से उसको उसने रिपोर्ट नहीं करना है, यानी वो डर भी नहीं कि मेरा अप्रेजल बिगाड़ देगा, मेरा काम बिगाड़ देगा, मेरी फाइल रोक देगा, ये कुछ भी नहीं होगा। तीसरा, वो महिला को अधिकार है, मैं कार्यस्थल की बात कर रही हूँ, कि वो महिला को पूरा अधिकार है, वो 3 महीने लीव पर रह सकती है बिना मतलब पूरा पेमेंट लिए। और ये जो 3 महीने हैं वो उसकी रेगुलर जो लीव्स हैं उसके अलावा की है, यानी उस ये 3 महीने उसको सिर्फ इसी बात के लिए वो कह सकती है कि मैं 3 महीने नहीं आऊंगी जब तक मेरा केस सॉल्व नहीं होता। उसके पीछे कारण है, वो मैं बताऊंगी अभी आपको। तो 3 महीने का वो पेड लीव्स ले सकती है। अगर वो कहे कि मुझे डर लग रहा है काम पर आने के, ये सब हो रहा है, जब मैंने कंप्लेंट की तो मुझे डर लग रहा है तो मैं काम पे नहीं आ सकती, तो उसको अधिकार दिया है सरकार ने कि आप 3 महीने घर से। पर कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कह सकता है कि आप घर से काम करिए या आप दूसरे लोकेशन से करिए, जो इस तरह से कह सकते हैं उनको, बट मोस्टली वो 3 महीने छुट्टी के लिए अलाउड है उसको। तो ये हुआ एग्रीड महिला का मैंने बताया। अगर वो महिला कमिटी से कहे कि ये बंदा अगर सामने बैठा है और इसके सामने मुझे बोलने से डर लगता है, हियरिंग में जब हियरिंग होती है तो बोलने बात जाना पड़ेगा, और इस बंदे के सामने बोलने से मुझे डर लगता है, तो वो उस बंदे के एब्सेंस में भी हियरिंग करवा सकती है, पर ऐसे केस में रिकॉर्डिंग होगी। तो ये सारा एग्रीड महिला का मैंने आपको पूरा बता दिया कि वो क्या क्या होगा। अब दूसरे साइड में जिसके ऊपर आरोप लगाया, तो जिस भी पुरुष के ऊपर आरोप लगा है जैसे ही कंप्लेंट जाती है कमिटी 7 दिन में तय करती है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है या नहीं। अगर कमिटी को लगता है ये सेक्सुअल हरासमेंट है तो जस्ट अ मिनट, कमिटी को लगता है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है तो कमिटी क्या करती है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको एक रिटर्न में नोटिस भेजती है
और उस बंदे को 10 दिन के अंदर अंदर जवाब देना है कि मैं मतलब मानता हूँ नहीं मानता हूँ, और वो बंदा फिर मांग सकता है कि क्या मेरे अगेंस्ट में प्रूफ लगाए गए हैं, वो बताओ, क्या मेरे किस मतलब वो पूछ सकता है, डेफिनेटली उसको पूछना है और उसको मिलता है। वो भी देखो उसके ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, तो उसको भी अनबायास्ड हियरिंग का है, उसका नाम भी बाहर नहीं जाएगा, वो उसके बारे में भी कमेटी कभी भी बाहर नहीं बताएगी किसी को भी, और अगर सिद्ध भी हो गए तो भी उसका नाम बाहर नहीं जाता है, वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा ये सब कुछ। तो ये हो गया दोनों साइड का, मैंने आपको बता दिया। अब कमेटी के पास जैसे ही कंप्लेंट आई 7 दिन के अंदर उनने तय किया हरासमेंट है या नहीं है, फिर 10 दिन का टाइम दिया, आप जवाब दो इसके बारे में। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि पहली मीटिंग बुलाते हैं दोनों के बीच में कि आप दोनों आपस में मिलके बात कर लो। अगर दोनों का आपस में पहली मीटिंग में मामला सुलझ गया तो ठीक, अगर नहीं सुलझता है मामला तो फिर कोर्ट में जैसे केस चलता है ऐसे कोर्ट यहाँ पे भी हियरिंग होगी। बस ये हियरिंग आपके ऑफिस के अंदर ही होगी, इसके लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आपके ऑफिस के टाइम पर ही आपका ये सब काम होता रहेगा, आप काम भी कर सकते हैं और ये चीजें भी चलती रहेगी। और किसी वकील को करने की जरूरत नहीं है, किसी को वकील लगाने की, पैसा देने की भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात आप क्या कहते हैं कि कमिटी को कहा गया कि 3 महीने के अंदर आपको फैसला देना है, यानी 90 दिन के अंदर ही आपका फैसला आ जाएगा। जैसे भवरी देवी 28 साल से लड़ रही है, अभी तक फैसला नहीं आया, जो मुख्य आरोपी है उसकी तो डेथ भी हो चुकी है, चाचा 2 भाइयों की डेथ हो चुकी है, भवरी देवी की उम्र 60 साल के ऊपर हो रही है, पर आज भी वो लड़ रही है। यहाँ कमेटी को बोला गया है कि ये जो लोकल कंप्लायंस कमेटी है वो भी और इंटरनल कमेटी वो भी 90 दिन के अंदर फैसला देंगी आपको, 90 डेज के अंदर अंदर फैसला आना ही आना है। इस 90 दिन के अंदर फैसले में ऐसा जब 90 डेज में आता है, फिर कमेटी क्या करती है कार्यस्थल पर वहाँ की जो डिसिप्लिनरी कमेटी बनी है या मैनेज जो भी डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है उनको अपना फैसला भेज देती है। उनके पास 2 महीने का टाइम होता है, आप अपने फैसले पर मतलब इस फैसले पे काम करो, और उसके बाद अगर उन्होंने वो 2 महीने काम नहीं किया तो फिर कमेटी को खुद सरकार कहती है आपके पास 1 महीने का टाइम है, आपको लेना है, फिर वो आपको निर्णय लेना है। तो ऐसे करके 6 महीने का पूरा टाइम और आपका केस पूरा क्लोज हो जाएगा। अगर आपको कमेटी का मान्य नहीं है, कमेटी का फैसला मान्य नहीं है दोनों पक्षों में से किसी को भी, तो आप री अपील कर सकते हैं फिर से आपका, और री अपील करने का टाइम 3 महीना है। 3 महीना क्यों, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, आगे 2 महीने और 1 महीना आगे का टाइम है, तो ऐसे करके 3 महीना और आपके पास है, फिर से आप री अपील कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कमिटी के ही किसी मेंबर के अगेंस्ट केस लगाना हो, तो क्या करें, तो कमिटी के किसी मेंबर के अगेंस्ट केस लगाना है, जिस दिन उसके अगेंस्ट केस आया वो कमिटी मेंबर नहीं रहेगा, कमिटी बदल दी जाएगी। ऐसा हो सकता है कि कमिटी का ही कोई मेंबर मेरा विटनेस है, तो भी वो मेंबर वहां नहीं बैठ सकता है, उसको कमिटी छोड़नी ही पड़ेगी, तो ये कहा गया है। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास इनफ प्रूफ नहीं है, भाई मुझे केस करना है पर मेरे पास इनफ प्रूफ नहीं है, तो आपको कमेटी में लिख के देना है कि अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है, मुझे 10 दिन 15 दिन का टाइम दो, मैं प्रूफ इकट्ठा करके दूंगी। इसीलिए मैं हमेशा सबको कहती हूँ, जो एक बार गलती करता है ना जो बंदा, उसको मौका दीजिए, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार आपको पास प्रूफ इकट्ठे होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, हम एकदम से एक बार किया, हाँ एकदम एक्सट्रीम किया तो फिर तो आपको दूसरा मौका किस रास्ता नहीं देखनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि एक बहुत ही गलत तरीके से टच कर दिया है, एकदम अकेले में कुछ ऐसी चीज कर दी है तो बात अलग, पर कैमरास लगे हुए हैं,
कोई ना कोई है, विटनेस है, पर ये जो एसएमएस कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, ये सब एक 2-3 बार दीजिए, इनफ प्रूफ इकट्ठा करोगे उतना आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। ये प्रूफ इकट्ठा करना जरूरी होता है उस चीज के लिए। फिर उसके बाद में अगर ये जो पूरा मैंने जैसे बताया ये पूरा केस है, अब इसमें ये हो सकता है कि मैं प्रूफ एंड तक ही नहीं दे पाई, मेरे पास है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। कमिटी सिर्फ इतना कहेगी कि नेक्स्ट टाइम संभल के कंप्लेन करना है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैंने बदले की भावना से कंप्लेन की है। बहुत बार जैसे डाउरी दहेज का केस लोग बदले की भावना से लगा देते हैं, बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं। तो अगर बदले की भावना से कंप्लेन हुई है तो फिर कमिटी जरूर कुछ ना कुछ पनिशमेंट करेगी। तो अब ये 2 तरह के केस हुए, रिवेंज वाले या बिना प्रूफ वाले। अब केस अगर प्रूव हो गया तो क्या पनिशमेंट मिल सकता है? केस अगर प्रूव हो जाता है तो हर कार्यस्थल पर डिसाइड कर रखा है कि भाई क्या कर सकते हैं आप। तो उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली नौकरी जा सकती है, उसी दिन से टर्मिनेशन। दूसरा हो सकता है कि आप मैनेजर हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, यानी तनख्वाह भी कम हो गई आपकी। तीसरा है आपकी सैलरी डिडक्शन, सैलरी में से पैसा कट सकता है। चौथा है कि आपसे अपोलॉजी लेटर, सॉरी लिखवा के ले लेंगे अगर छोटा मोटा कुछ ऐसा केस हो तो, या छोटा मोटा और कोई ऐसा केस हो तो ये भी कहा जा सकता है आपसे कि जाके कोई कम्युनिटी सर्विस, सोशल सर्विस करके आइए, वहां का सर्टिफिकेट लेकर के आइए। तो अलग अलग चीजें बना रखी है। जो महिला है उसको भी ऐसा हो सकता है कि भाई महिला का प्रमोशन ही रुका है 5 साल से इस वजह से, यानी कि मेरा तो आर्थिक नुकसान हो गया, मेरा प्रमोशन रुक गया। तो फिर कमेटी कह सकती है उस पुरुष को कि इनको उतने पैसे आपको भर के देने हैं, आप दीजिए। ये भी हो सकता है कि भाई इन्होंने मुझे इतना परेशान किया कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई, मेरे को तो साइकेट्रिस्ट को पैसे देने पड़ रहे हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा तो परफॉर्मेंस भी असर हो गया है, तो उसकी मेडिकल का जो मेरा बिल है वो भी इसको भर के देना होगा, तो देना पड़ेगा उसे। ये सब चीजें लगाई है। अब कमिटी के साथ में ये भी हो सकता है, कई बार क्या करते हैं कि महिला केस तो लगा देते हैं और आई नहीं, पहले दिन डाल दिया और उसके बाद हियरिंग में ही नहीं आ रही, तो फिर कमिटी वार्निंग लेटर भेजती है कि भाई 3 बार भेजेगी, अगर आप नहीं आए तो आपका एक्स पार्टी डिसीजन, इन योर एब्सेंस डिसीजन ले लिया जाएगा। सेम चीज है, जिसके ऊपर चार्ज लगाया वो बंदा गायब है, आ ही नहीं रहा है, वो लगा लो कर लो, तो फिर कमिटी फिर उसको भी बोल सकती है कि आपके एब्सेंस में जो भी डिसीजन है वो हम लेंगे। ये भी हो सकता है कि आधे तक लड़ते लड़ते ही हम दोनों ने तय कर लिया चलो बंद करें, तो बंद किया जा सकता है, पर लिखित में लेती है कमिटी। ये भी हो सकता है कि सपोज जैसे केस करने के बाद में मैंने तो ले लिया वापस, लेकिन दूसरा जिसके अगेंस्ट लगाया वो कह रहा है नहीं मैं तो लड़ूंगा केस, झूठा आरोप है, मैं तो सिद्ध करना है मुझे, तो कर सकता है वो भी ये काम, क्योंकि उनकी भी तो भाई डिफेमेशन केस होगा गया ना, लोग तो उनको तो अपना प्रूफ करना है भाई मेरे अगेंस्ट केस आया है। तो बीच में अगर चाहें तो आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, जाना है तो जा करके एफआईआर करनी है मुझे, आप करिए, क्योंकि ये आपका राइट टू जस्टिस सरकार ने दे रखा है। तो बीच में किसी को चाहिए वो जा करके एफआईआर करना चाहे तो कर सकती है। अगर कोई एक्सट्रीम केस, जैसे मैंने अभी प्रतिभा कृष्णमूर्ति वाला केस, ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हुआ है ना, एक इन्फोसिस में केस हुआ था पुणे में, ये सब एक्सट्रीम केस है, अगर तो कमिटी खुद कंप्लेन करती है जा करके, एफआईआर कमिटी खुद एफआईआर करेगी ऐसे केसेस में। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बता दी कि ये सारा इस तरह से पॉश एक्ट चलता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि केस डाला, मुझे पता चल गया कि मेरे अगेंस्ट केस आ रहा है, किसी ने बता दिया, मैंने आज ही रेजिग्नेशन डाल दिया, भाई तुम करो, और मैंने कहा इसीलिए पता है हर कार्यस्थल पर 3 महीने का नोटिस पीरियड दिया है, जो 3 महीने, तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं कि जा करके सब जगह से एनओसी लेके आओ,
तो कमिटी से भी एनओसी लाना होता है कि आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं है, नहीं तो मैं तो भाग गई, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो अगर मैं एक और बात इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे में से बहुत सी महिलाएं एग्जीबिशन वगैरह में जाती हैं, शॉप्स लगाती हैं, और एग्जीबिशन में अगर कुछ हो गया तो क्या करें? किसी जैसे समझ लो कि रियल एस्टेट का काम कर रही है ना? तो मकानों का है। अब बहुत बार वो लोग एग्जीबिशन में जाते हैं वो लोग, तो अगर किसी और एग्जीबिशन में किसी और जगह किसी और ने कर दिया, तो काम पर गई हुई थी वो वहां पर, तो वो लोकल कंप्लेंट कमेटी को उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लेंट कर सकती है। तो ये सारा पॉश एक्ट है जो मैंने आपको एक संक्षिप्त में बता दिया है। उम्मीद करती हूँ मैं जज मतलब क्या कहना चाहिए इसके साथ, जस्टिस कर पाई पूरी तरह से जो टॉपिक था। अब आपके प्रश्न आप मुझसे पूछिए, मैं अगर कुछ छूट गया हो तो प्रश्नों में तो जरूर आ ही जाएगा। जी वीना दीदी। जी नर्मदे हर अर्चना जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत डीप में समझ में आया। आप कह रहे हैं शॉर्ट में, पर हमको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था इसका। जी बस एक चीज मुझे ये पूछनी थी, शायद मैंने मिस कर दिया कि ये जो एलसीसी होती है इसका गठन कौन करता है? हाँ, इसका मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इसमें अगर कोई बायस्ड हो गया तो मतलब किसी के साथ और जैसे आप ये भी बता रहे थे कि अगर वो फॉल्स हो गया केस, हाँ, किसी ने झूठा रिवेंज में कर दिया, तो उसके लिए क्या सजा होती है? तो वो कमिटी उसके अगेंस्ट केस मतलब लेती है, एक्शन लेती है, वो एक्शन हर जगह डेफिनेटली एक्शन लेती है। अगर मैं हुए हैं ऐसे केसेस, हाँ, होते ही है। मेरे मैंने हस्बैंड ने एम्फेसिस में वहां पर एक लेडी ने उसके जस्ट बॉस के अपने फोन पर अपने बॉस के फोन से गंदे मैसेजेस डाल दिए, हाँ, और मतलब वो डालती रही, बॉस को पता ही नहीं चला, क्योंकि जेंट्स तो कहाँ इतना अपना फोन वोन देखते हैं, और तब नया नया व्हाट्सएप शुरू हुआ था, 10-12 साल पहले की बात है। तो उसने वो मैसेजेस डाल दिए, और फिर क्या हुआ वो तो पता नहीं, इंटरनल उनकी कमेटी थी, क्योंकि एम्फेसिस भी वो है मल्टीनेशनल है, तो पर उनका ट्रांसफर हुआ फिर उसके बॉस का नहीं, यहाँ से। बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे जो हाँ, मतलब कर देते हैं, झूठे केस हो जाते हैं, प्रूव नहीं कर पाते हैं, ये सब चीजें हैं। तो हाँ, डेफिनेटली कमिटी को यही कहते हैं कि आप अनबायस, ये नहीं कि किसी महिला ने किया तो आप बस उसी का साइड लोगे। तो हाँ, मैं जो ट्रेनिंग देती हूँ कमिटी मेंबर्स को भी देती हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग में यही बोलती हूँ कि आपको 360 व्यूज लेना है। आपको एक साइड सोच के सिर्फ इसलिए कि बेचारी महिला, मैं बता रही हूँ। अच्छा, एक चीज और मेरी रह गई इसमें, ये था कि बहुत सारी बार तो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में होते हैं। जब तक चाय अच्छी लगी पी, जिस दिन चाय ठीक नहीं लगी उस दिन जाके कंप्लेन कर दिया। होता है, ये बहुत कॉमन है। और कॉमन। जब तक मेरा मतलब था, यानी मुझे प्रमोशन चाहिए था, मुझे नौकरी चाहिए थी, मुझे सब अच्छा अच्छा प्रेफरेंस चाहिए था, तो मैंने कुछ नहीं कहा। जिस दिन मुझे मेरा मतलब हो गया, अब मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गई, अब मैं आपके बारे में कंप्लेंट करूंगी। तो कमिटी इस बारे में भी विचार करती है, क्योंकि जी। मैं खुद भी कई कमिटियों में रह चुकी हूँ, और कई बार मैं ऐसे केसेस भी देख चुकी हूँ। एक केस आया था एक व्यक्ति का, हम ना आप मानेंगे नहीं, हम ऑलमोस्ट 75 डेज तक सर भिड़ाते रहे। वो लेडी क्या क्या प्रूफ देती रही, पुराने पुराने ऐसा है वैसा है, और ये बंदा आकर के कुछ नहीं बोलता था, एक वर्ड नहीं बोलता था, हमेशा चुप बैठा रहेगा। और ये दुनिया भर की गालियां से लेके सब कुछ देती रही, देखो ये फोटोग्राफ, ये चीजें, ये है वो है। बहुत समय बाद हमको पता चला कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप थी। बाद में नहीं रखी उसने, तो उसने उठा के केस कर दिया। तो उससे पूछा हमने, आप क्यों नहीं बोल रहे थे इतने? जब कंसेंशुअल है तो आपको बताना चाहिए ना, ये बात छुपाई कैसे आपने हमसे? तो उसने कहा कि क्या है कि भाई जैसे कमिटमेंट और वो वाली बात है ना भाई, मैंने उसको विश्वास दिलाया था कि हम दोनों की बात सीक्रेट रहेगी, हमारी बात बाहर कभी नहीं जाएगी, तो मैं अपनी बात पे टिका हूँ, मैं अपनी तरफ से जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकालूंगा ये बात। ये उसकी मर्जी है, उसने बाहर निकाली।
ये तो बात तो हमारी वहीं खत्म हो गई थी। जी जी। जी हाँ जी, बहुत सारे नेहा शायद, या हाँ नहीं, नर्मदे है ना? नर्मदे है। अब बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिली आंटी जी। इससे पहले भी मैंने कहीं अटेंड किए क्लासेस, बट मतलब इतनी जानकारी मुझे भी नहीं थी। इवन मैं इंटरनल कमेटी की मेंबर भी रह चुकी हूँ, जी बट इन सब की जानकारी मुझे नहीं थी। मेरा प्रश्न ये है कि अगर इंटरनल कमेटी के मेंबर पर ही कोई आरोप लगाता है या वही आरोपित है, तो उस पर फिर किस तरह से कार्रवाई होगी? मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले तो वो कमिटी मेंबर ही नहीं है, इमीडिएटली उसी समय से उसको कमिटी से हटना पड़ेगा, और फिर वैसी ही कार्रवाई होगी जैसे रेगुलर लोग। नॉर्मल पर्सन। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद। चाहे दोनों साइड, अगर मैं कमिटी में और मैंने अपनी तरफ से कंप्लेंट डाली है किसी के अगेंस्ट, तो भी मुझे हटना है वहां से। धन्यवाद। जी, ऐसा एक केस बहुत बार हो चुका है। वैसे एक गौरव जैन का केस है, बहुत कोल इंडिया के हैं एमडी, बहुत सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था। गोहा करके, निहारिका गोहा का कुछ केस है, पढ़ना कभी आपको गूगल पे मिले तो। उसने बहुत चालाकियां की थी। हाँ जी, कोई और पूछ रहे थे? किसी और का भी हाथ मुझे नहीं लगता है। है और फिल्में भी बनी हैं काफी सारी। एक चित्रांगदा सिंह की मैंने कोई मूवी देखी थी, मुझे इनकार करके है वो। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा था, पर इनकार, वो भी हाँ इसी पर बनी। पहले कंसेंशुअल था और फिर बाद हाँ में उसने कंप्लेन करती है। हाँ, इनकार मूवी वो पहुंच गई है हाइट पे, वो सेम जो बात मैं कह रही थी ना, हाँ वही हाँ। थे। हाँ, जी जी। किसी ने इतने हाथ उठाए तो मुझे ऐसा लगा था, चलिए कोई बात नहीं, शायद सुधा साकल्य जी थी शायद। अच्छा उनका लग रहा था, हाँ अच्छा, उनका था शायद। चलिए और कोई क्वेश्चंस? हाँ, एक चीज पूछ रही थी मैं जी कि जैसे आपने बताया कि ये सब कॉन्फिडेंशियल रहता है, हाँ, और बाद तक भी उसको रखना ही होता है, और बीच में फिर एफआईआर की भी बात हुई थी कि हाँ, एफआईआर की जाती है। हाँ, तो जब एफआईआर होती है तो वो बातें बाहर तो आई, फिर बाहर ही रहती है, वो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। बिल्कुल। फिर वो कैसे उसका होता है? तो जो केस एफआई पुलिस में गए, वो फिर बाहर आने ही आने हैं। जो कोर्ट केसेस हैं वो तो स्टडी ही बन जाते हैं सारे, तो उनमें तो आप बाहर बात निकल के आती ही है। इसीलिए कमिटी में ही बात हो जाए वो बेहतर है, इसीलिए कमिटी में जाना चाहिए, ऐसे ही लोकल कंप्लेंट्स कमिटी में। वैसे सरकार ने तो कह ही रखा है, ऐसे जो रेप केसेस हैं या कहीं भी है, महिला का नाम आता ही नहीं है। आप न्यूज में भी देख लीजिए, कहीं भी किसी महिला का नाम, सरकार नियम ही है कि किसी के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए निर्भया नाम दे दिया है। असली नाम तो किसी को भी नहीं पता, उस लड़की का नाम निर्भया दे दिया गया था, लेकिन उसका असली नाम किसी को भी नहीं पता। कोई भी हो उसमें केस में बाहर आना आता ही नहीं है। पर हाँ, जो केसेस बाहर कोर्ट में चले गए हैं जैसे, तो फिर उसमें तो डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहां भी जाएंगे तो वो कॉमन न्यूज बन जाती है। और सबसे पहले पता है, सबसे पहला पॉश केस कौन सा था इंडिया का? बहुत ही फेमस केस हुआ था वो भी। अगर आपको आईपीएस गिल, आईपीएस ऑफिसर थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, पंजाब उसमें उन्होंने किया था ना, केपीएस गिल थे, सॉरी, जो इंदिरा गांधी में ने पंजाब में ये जो स्वर्ण मंदिर में पूरा उन्होंने हेड किया था, उनके अगेंस्ट आया था रूपल देवल बजाज का। उन्होंने, उनके अगेंस्ट वो फर्स्ट केस था वो महिला का, रूपल देवल बजाज वाला। ऐसे हो गए होंगे 80s की बात है वो। हाँ, कुछ नाम याद आ रहा है थोड़ा। केपीएस गिल थे, उन्होंने लगाया था, तब वो केस लगा था उनके तो इंदिरा गांधी को भी तो इसीलिए वो किया था ना शायद, पंजाब के। हाँ, हाँ वो हत्या हुई थी पंजाब के उससे। हाँ, हत्या इसीलिए करी थी शायद, हाँ, बदला लिया था उन लोगों ने। हाँ, नहीं नहीं, वो हत्या का केस अलग था। वो अलग था, लेकिन ये केपीएस गिल के ऊपर जो है, एक पार्टी में उन्होंने उसको बहुत बहुत परेशान किया था। रूपल देवल बजाज भी पुलिस ऑफिसर, परेशान किया था।
और उसने केस लगाया था ये वाला। जी अर्चना जी, एक चीज और मैं पूछ रही थी कि ये तो हमने सिर्फ यौन उत्पीड़न की बात की है, और भी बहुत तरह के जेंडर इक्वालिटी पर भी होते हैं उत्पीड़न हाँ महिलाओं हाँ के, हाँ, तो उसके लिए भी क्या इस इंटरनल कमेटी में जाया जा सकता है? ये सब उसी में ही आया ना, आपका काम करने से रोकना, ये या सारा वैसे कभी आपका कभी ये कमेंट कि आप महिला हो, जाओ बच्चे संभालो, ये तो जेंडर वो वाला बात हो गई ना। तो वेजेस भी कभी कोई सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वेजेस में भी करता है, डिफरेंशिएट करता है, हाँ हाँ, ये भी इसके लिए भी जाया हरासमेंट, जा सकता है हाँ, कि महिलाओं को कम देते हैं सैलरी और सब जेंडर, हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें। प्रमोशन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि भाई अब तुम मैटरनिटी लीव पर जाओगी, जी करते हैं, ऐसा होता है, हाँ जी, लेते नहीं है जॉब पे लोग। मतलब ये पूछना कि आपकी शादी नहीं हुई तो कब करोगी, फिर ऐसा ना हो कि हम उसी हिसाब से प्लान करें। हालांकि सरकार ने बोला ये कोई रीजन नहीं है कि आप नौकरी नहीं दे रहे हो। ये मोस्टली स्कूल्स में जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जब लड़कियां जाती हैं तो उनको नहीं लिया जाता है कि अभी तो आपको थोड़े दिनों बाद शादी हो जाएगी, फिर आप शादी की लीव लोगी, फिर हनीमून की लीव लोगी, फिर आप प्रेगनेंसी की लीव लोगी, तो इसलिए हम नहीं रखेंगे यंग लड़कियों को। तो ऐसा भी मैंने सुना है कभी, बहुत बार होता है कि मतलब ये क्वेश्चन आता ही है, ऐसा कई जगह होता है, इसलिए नहीं ले रहे हैं हम लोग। तो ये हर कंपनी का वो है, हर हाँ, कंपनी में है कि मैरिड चाहिए, और मैरिड भी ऐसा कि जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हो, 2-4 बड़े हो साल गए, हाँ वही है। चलिए, और कोई क्वेश्चंस कुछ? मुझे लगता है आपने बताया इतना डिटेल में है कि उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये सब्जेक्ट इतना कठिन है और उसको आपने इतने अच्छे से बहुत आसानी से बताया। मतलब जनरली हम 2 लोग भी बैठ के जिस पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते घर में भी बैठ के, उसको आपने एक प्लेटफॉर्म पे बताया और इतने अच्छे से उसको समझाया, तो इसलिए शायद हो सकता है क्वेश्चन नहीं होंगे। भारती जी ने शायद किया था, वाले भी सब। भारती जी आप म्यूट पर है, आवाज नहीं आ रही भारती जी आपकी। आप म्यूट पर है। जी, मैं बोल रही थी कि आपने सच में इतने अच्छे से सब बताया है कि एवरीथिंग इज क्लियर, सब चीजें एकदम समझ में आ गई, सारे क्लॉज समझ में आ गए, तो इसीलिए कोई क्वेश्चन है ही नहीं। नहीं, थैंक यू Thank you प्रवर very अत्रे much. जी, थैंक यू जी। प्रवर अत्रे जी ने हैंड रेज किया था। प्रवर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए अनम्यूट करके। अभी दिखे तो थे, पता नहीं शायद गलत। चलिए, सरिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो स्क्रीन पे भी है, मतलब हैंड रेज दिख रहा है, परंतु पता नहीं शायद या तो उनके और जो भी अभी नहीं भी पूछ पा रहे हैं तो दीदी को पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, अगर सबके सामने पूछने में किसी को हेजिटेशन हो या कुछ हो। हाँ, तो दीदी को पर्सनली भी पूछ सकते हैं उनके नंबर पे। डेफिनेटली कोई भी मदद इससे रिलेटेड, कैसी भी मदद हो, मैं जरूर करूंगी। ये बस इतना है 18+ के लिए है, और जो बच्चियां स्कूल जा रही हैं उनके लिए पॉक्सो दिया है सरकार ने, वो पॉक्सो एक्ट में है। और जो स्कूल में टीचर्स हैं, आपके स्कूल में भी कमेटी होनी चाहिए, कॉलेजेस में कमेटी होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए कमेटी। जहाँ भी 10 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं, कमेटी बननी चाहिए। तो अपना बिजनेस है, आपके यहाँ 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, कमेटी बनाइएगा। और मैं आभार प्रदर्शन के लिए वीणा दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आभार दें। नर्मदे हर। धन्यवाद अनैया जी। आज के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सरिता दीदी का धन्यवाद,
और अर्चना जी आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। ऐसी जानकारी जो हम सब के लिए अछूती थी, हमने कभी सोचा नहीं उसके बारे में, क्योंकि ना तो हमारे समाज में हमारी जो जनरेशन है कभी बाहर निकली नहीं, और अगर हमारे बच्चे जो जा रहे हैं अगर वो अनभिज्ञ हैं तो मुझे लगता है कि आज ये वाली जानकारी उन तक पहुंचना बहुत जरूरी था। तो आज जितने लोग उपस्थित हैं सभी का आभार। आप आए, आपने सुना, इतना ज्वलंत विषय है ये, और उस पर अर्चना जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी है, एक एक बिंदु को छुआ है। हालांकि वो कह रही है मैंने शॉर्ट में किया, पर मुझे नहीं लगता कहीं कुछ शॉर्टकट रहा। सब कुछ पूरा बहुत अच्छी तरह से आपने हर बिंदु को समझाया है हमको। तो अर्चना जी आपका बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत आभार आपका। इतना समय आपके पास, बड़ी मुश्किल से आप समय निकाल पाती है हमारे लिए, लेकिन संवेदना की शुरुआत जो आपका एक कॉन्सेप्ट आपका और सरिता दीदी का था, उसकी ये पहली शुरुआत है, और इतनी धुआंधार शुरुआत हुई है कि हमने जो सोचा है हम सब ने मिल करके, मुझे पूरा विश्वास है कि हम समाज के लिए बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, सरिता दीदी का निर्देशन मिलता रहे, तो जरूर से संवेदना अच्छे काम कर पाएगा, और कुछ सार्थक और कुछ सकारात्मक हम सोच आगे तक पहुंचा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपका एक बार फिर पूरे महिला संगठन की ओर से। सरिता दीदी का आभार, आपने एक इनिशिएटिव लिया है संवेदना के माध्यम से, और हमारे आज के जो पदाधिकारी थे आज उपस्थित थे, आप सबका भी आभार। सुनीता दीदी, अनुया जी, संचालन के लिए आपका आभार, और पधारे सभी अतिथि महिला पुरुष सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि जितने लोग उपस्थित थे, अपने बच्चे, अपनी लड़कियां, अपने लड़के जो भी काम करते हैं, MNCs में करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, तो आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग उनको जरूर भेजें, और अर्चना जी का नंबर उनके साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि अगर वो किसी तरह का गाइडेंस चाहते हैं तो यहाँ हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी अर्चना जी हैं उपलब्ध। तो हमारा आज का कार्यक्रम के समापन के लिए आप सभी की आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।